नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव तीसरे चरण की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार की परत भी प्याज के छिलकों की तरह उतरती जा रही है। अब जनता के सामने भाजपा के एक ऐसे नेता की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2500 से भी ज्यादा ऐसी वीडियो क्लिपिंग आ गई है जिसमें महिलाओं का यौन शोषण दर्ज है। बताया जाता है कि कर्नाटक के एक भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को ही सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पार्टी के आला नेताओं को जानकारी दे दी थी और आग्रह किया था कि सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को टिकट नहीं दी जाए। लेकिन प्रज्वल को न केवल टिकट दी गई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए प्रचार भी किया। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। खैर, खबर यह है कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गया है और काफी थू-थू और फजीयत के बाद भाजपा ने प्रज्वल को पार्टी से निकाल दिया है। इधर पता चला है कि कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के टीके यानी कोविशील्ड के टीके लगाए थे, इस कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट को फार्मूला बताया था और यानी कोविशील्ड तैयार हुआ था, तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों के भीतर विकार पैदा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज के लोग शिकार हो रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और ये भारत में जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन बनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की इस कंपनी ने इसे तैयार किया था, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक कोर्ट में यह स्वीकार कर लिया है कि उसके टीकों से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। भारत देश भी और देश के लोग भी इस बात से घबरा गए हैं, क्योंकि कई लोगों ने कोविशील्ड कंपनी का ही टीका लगाया था। यह कोविशील्ड कंपनी वही है जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 52 करोड़ का चंदा दिया था। खैर, कोविशील्ड का टीका तो उन लोगों ने भी लगाया है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जो दिन रात चिल्लाते हैं कि यदि चैन से सोना है तो हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। इधर टीका लगाने के बाद पूरा देश खतरे में आ गया है। अब पता नहीं कौन कितनी देर तक जाग पाएगा और कौन हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। फिलहाल तो हिंदुस्तान का हर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, अपने साथ मौत का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, वही सर्टिफिकेट जिसमें मोदी जी की तस्वीर छपी रहती थी। बहरहाल, देश के सुलगते और सुगबगाते सवाल छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता को भी मथ रहे हैं। सुलगते और सुगबुगाते सवालों के बीच आज हम छत्तीसगढ़ की उन 2 समान सीटों पे चर्चा कर लेते हैं जहां मुकाबला कांटे का हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट के अस्तित्व में आ जाने के बाद कुछ समय तक यहां पर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, लेकिन वर्ष 1996 के बाद से यह सीट भाजपा के गढ़ में तब्दील हो गई। वर्ष 1996 से लेकर 2004 तक इस सीट पर भाजपा के पुन्नूलाल मोहिले लगातार चुनाव जीतते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के नेता दिलीप सिंह जूदेव ने चुनाव जीता। जूदेव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को हराया था। यह वह सीट है जहां पर भाजपा चेहरा बदल बदल कर सफलता हासिल करती रही है। यहाँ साहू मतदाताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो भाजपा ने पिछले 2 चुनाव में लखनलाल साहू और अरुण साहू को प्रत्याशी बनाया था। दोनों ने जीत दर्ज की थी। इस बार अरुण साहू पर दांव नहीं लगाया गया, क्योंकि वे विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बन गए हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर साहू समाज के व्यक्ति को मौका दिया है। लोरमी इलाके के तोखन साहू भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा में साहू वोटरों के साथ साथ कुर्मी, यादव, सतनामी और आदिवासी मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। बताते हैं कि यहाँ साहू मतदाता 2,80,000 के आसपास है, तो यादव भी लगभग 2.5 लाख के करीब आ पहुंचे हैं। कांग्रेस ने कुर्मी और यादव समाज के वोटरों की ठीक ठाक मौजूदगी को देखकर इस सीट पर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मुंगेली और लोरमी सीट पर भाजपा का वर्चस्व कायम है, जबकि कोटा और मस्तूरी सीट कांग्रेस के कब्जे में है। बिलासपुर की 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत की वजह से भाजपा को यह लगता है कि तोखन साहू एक बड़े अंतर से जीत जाएंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। देवेंद्र यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी व लेफ्ट का जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। वैसे लेफ्ट पार्टियों की कोई वोट बटोरने वाली वैल्यू तो दिखती नहीं है, लेकिन उनकी कैंपेन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। किसानों के हमदर्द पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वजह से देवेंद्र यादव को ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण किसानों और ग्रामीणों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में 1 लाख रुपए देने वाली जो महालक्ष्मी गारंटी योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है, वह भी असर डाल रही है, जबकि तोखन साहू पूरी तरह से मोदी के गारंटी के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर में हर साल एक बड़ा राउत नाचा महोत्सव होता है, आयोजन होता है। इस सीट पर 7 मई को चुनाव है। जैसी खबरें आ रही हैं उस पर यकीन करें तो इस बार यदुवंशी समाज परिणाम के दिन यानी 4 जून को राउत नाच में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कर सकते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यादव समाज लामबंद नजर आ रहा है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भाजपा का यह गढ़ बिलासपुर ध्वस्त हो सकता है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी और कोल खदानों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषित नगरी के रूप में भी विख्यात कोरबा में भी 7 मई को मतदान होगा। कोरबा में भाजपा ने तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दमदार नेता चरणदास महंत की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत से होने जा रहा है। इस सीट पर पूर्व सांसद बंसीलाल महतो के पुत्र विकास महतो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। सरोज पांडे मुख्य रूप से भिलाई दुर्ग की रहने वाली है, सो भिलाई दुर्ग की पूरी अपनी टीम को लेकर ही वह इलाके में सक्रिय है और काम कर रही है, लेकिन उन्हें पैरासूट प्रत्याशी भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरोज पांडे को विकास महतो की टीम और स्थानीय कार्यकर्ताओं का ठीक ठाक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, यानी स्थानीय कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे हैं। वैसे कोरबा सीट पर भाजपा का जो ब्राह्मण प्रेम है वह समझ से परे है। यहाँ पर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने चुनाव लड़ा था, तब उन्हें कबीर पंथ को मानने वाले चरणदास महंत ने बुरी तरह से पराजित किया था। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में उतारा तो उन्हें ज्योत्सना महंत के हाथों पराजित होना पड़ा। अब तीसरी बार फिर एक बार भाजपा ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा ही कि पल्ला किसका भारी रहता है। वैसे कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर निष्क्रियता का आरोप लग रहा है, लेकिन सरोज पांडे के पास भी मोदी की गारंटी के अलावा बताने के लिए कोई अनोखी चीज नहीं है। फिलहाल कोरबा की 8 विधानसभा सीटों में से जो 6 सीटें हैं उस पर भाजपा का कब्जा बरकरार है, एक पर कांग्रेस है और एक पर जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की है। भाजपा को इस बात का भरोसा है कि जो 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है, उस जीत की वजह से कम वोटों का बिखराव नहीं होगा और जीते हुए सभी प्रत्याशी, लोकसभा की जो प्रत्याशी है सरोज पांडे, उसकी वोटों में इजाफा करने में मददगार साबित होंगे। कोरबा एक सामान्य सीट है, बावजूद इसके
यहाँ के रामपुर, पाली थानाखार, मरवाही, भरतपुर, सोनहत में आदिवासी मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। केवल कोरबा, मनेंद्रगढ़ और कटघोरा शहर में सभी जाति समाज के लोग मिल जाते हैं, निवास करते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से समझा जाए तो सरोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से है। ऐसे में उन्हें ठीक ठाक आदिवासियों का समर्थन मिल पाएगा, इस पर थोड़ा संशय बना हुआ है। वैसे अभी हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सरोज पांडे को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बताया जाता है कि सरोज पांडे के बड़े बड़े पोस्टर बैनर चिरमिरी इलाके में आयोजित किए गए एक धार्मिक आयोजन में लगे हुए थे। इस तरह की बात तो वैसे हम चुनाव में देख ही रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर को सीने से लगाए प्रचार कर रहा है, तो कहीं कुछ और ही बात दिखाई देती है। खैर, अच्छी बात यह है कि धार्मिक आयोजन का दुरुपयोग करने के मामले में अंकुश के लिए ही सही सरोज पांडे को नोटिस जारी हुआ। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि बिलासपुर और कोरबा की सीट पर कौन है जो जीत का परचम फहरा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम छत्तीसगढ़ की 2 आदिवासी सीट रायगढ़ और सरगुजा का राजनीतिक तापमान समझेंगे कि वहां क्या कुछ घट रहा है।